तो अब हम बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे 2011 से लेकर 2022 तक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं भाई। पॉलिटी के अंदर प्रीलिम्स में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो टोटल 13 क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो देख लेते हैं भाई। हमको एक समझना है जो ट्रेंड है भाई, हर साल का सिमिलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। आपको ये समझ आ जाएगा देखने के बाद क्वेश्चन को। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविजन अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एज एनशाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमको बात की करनी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करनी है, जो कि कहाँ पे बताया गया है भाई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताया गया है। ये क्वेश्चन कब आया था? 2012 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। सिक्योरिंग फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी बनाने की बात क्या हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर की जाती है? बिल्कुल सही बात है। कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है यूनिफाइड सिविल कोड की बात करता है? आर्टिकल 43 टॉक्स अबाउट व्हाट? आर्टिकल 43 टॉक्स अबाउट व्हाट? आर्टिकल 43 टॉक्स अबाउट यूनिफाइड सिविल यूसीसी की बात। आर्टिकल 43 बात करता है कि नहीं, गलत है भाई। याद करने का तरीका बताऊं मैं आपको। याद करने का तरीका ये है कि यहाँ पे सी सी दोनों कॉमन है ना, बस यहाँ पे भी 4 होगा। 43 था कि 44 था, ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज ना होने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, 4CC मतलब यूसीसी है ना। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों सी सेम है तो यहाँ पे दोनों कॉमन भी होंगे। सो आर्टिकल 44 डील विथ यूनिफाइड सिविल कोड। सो इट इज़ बिल्कुल करेक्ट। हमारे पास यूपीए डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की बात की जाती है। ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत के यहाँ पे डीपीएस की इसके अंदर बात करता है, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ विलेज पंचायत की। बिल्कुल सही बात है भाई। आर्टिकल 40 जो है वो किसके साथ डील करता है? आर्टिकल 40 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद व्हाट? इट डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ व्हाट? ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत, है ना। और उनको उतना पावर दो, है ना, विलेज पंचायत बनाओ, उनको उतना पावर दो कि दे कैन फंक्शन एज व्हाट? दे कैन फंक्शन एज द यूनिट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये एक तरह से एक गांधीयन प्रिंसिपल है, ये भी याद रखना। इट इज अ गांधीयन प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को दो पास से हम डिवाइड करते हैं। एक गांधीयन प्रिंसिपल्स, 3 तरीके, सॉरी, गांधीयन प्रिंसिपल्स, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो उसमें से जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल 40 है, मतलब आर्टिकल 40 है, जो कि बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ व्हाट? विलेज पंचायत। इट इज अ गांधीयन प्रिंसिपल। ओके, इट इज अ व्हाट? इट इज अ गांधीयन प्रिंसिपल। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 40, सॉरी, ऑप्शन नंबर 3 है, प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज। कि ये हमारे पास डीपीएसपी का पार्ट है, कॉटेज इंडस्ट्री का प्रमोशन। बिल्कुल सही बात है यार, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। ये भी क्या है हमारे पास? एक गांधीयन प्रिंसिपल है। एंड ये गांधीयन प्रिंसिपल हमारे पास कौन से आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया है भाई? आर्टिकल 43 में बताया गया है, प्रमोटिंग व्हाट? कॉटेज इंडस्ट्रीज। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बिकॉज दिस 3 आर डीपीएसपी। 4th है, सिक्योरिंग फॉर ऑल दी वर्कर रिजनेबल लीजर एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो लीजर एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज जो है, क्या वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आती है भाई? हाँ, कि जो लीजर एंड ओके, देखो भाई, ये भी हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछा भी, फॉलोइंग आर गांधीयन प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशली हमको गांधीयन प्रिंसिपल्स की बात की जा रही है ना। ये जो 4th है ना, ये सिक्योरिंग फॉर ऑल दी वर्कर रीजनेबल लेजिस्लेचर एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज, है ना, एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, जो कि इसके अंदर आता है, आर्टिकल 43 के अंदर आता है। आर्टिकल 43 इज व्हाट? मतलब आर्टिकल 43 के अंदर एक सेक्शन है भाई, है ना, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हैं। तो एक सेक्शन में हमारे पास गांधीयन प्रिंसिपल है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो ये हमारे पास गांधीयन प्रिंसिपल है। एंड हमारे पास बट जो सिक्योरिंग फॉर ऑल दी वर्कर रीजनेबल लेजिस्लेचर एंड कल्चर अपॉर्चुनिटीज, ये हमारे पास एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। तो यूपीएससी ने सोशलिस्ट, लिबरल इंटेलेक्चुअल एंड गांधीयन प्रिंसिपल्स पर पूछा, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट इज नॉट, फर्स्ट जो यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना इज एन लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, है ना। ये हमारे पास गांधीयन प्रिंसिपल नहीं है, इट इज़ अ लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। सो यहाँ पे हमसे पूछा है गांधीयन प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, तो बी एंड 2 and 3 आर गांधीयन प्रिंसिपल्स। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव बियरिंग ऑन एजुकेशन। 2012 में क्वेश्चन आया था।
क्वेश्चन क्या था भाई, इनमें से कौन से प्रोविजंस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिसमें बियरिंग है ऑन एजुकेशन, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन 2012 के अंदर आया था। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, डीपीएसपी जो है, क्या वो एजुकेशन के ऊपर कुछ बातें करता है यार? हाँ, बिल्कुल सही बात है। डीपीएसपी हैज अ बियरिंग ऑन एजुकेशन। जैसे कि हमारे पास जो आर्टिकल 45 है, आर्टिकल 45 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एक लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है, एक लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है यार यहाँ पे, है ना, जो कि बात करता है टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, है ना, अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6। ओके, ये डीपीएसपी के अंदर हमारे पास आ गया, दैट हैज अ बेयरिंग ऑन एजुकेशन। रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है। तो देखो भाई, हमारे पास जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 2002 का, उसने इंट्रोड्यूस किया था राइट टू एजुकेशन एक्ट और राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास अर्बन एंड रूरल लोकल बॉडीज के अंदर एक ये बैकिंग बनती है कि उनको क्या करना है भाई, इंश्योर करना है, क्या इंश्योर करना है, उनको इंश्योर करना है एजुकेशन, बिकॉज 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से म्यूनसिपालिटीज, ठीक है, जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, सॉरी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1992 का, जिसने इंट्रोड्यूस किया म्यूनसिपालिटीज को, एंड 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या इंट्रोड्यूस किया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इंट्रोड्यूस किया। उसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो जो पंचायत है वहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, पंचायत के अंदर हमारे पास 29 सब्जेक्ट्स हैं, एंड 29 सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं, इसमें से एक सब्जेक्ट क्या है, एजुकेशन है। तो ये बिल्कुल सही है। फिफ्थ स्केड्यूल के अंदर हम बात करें तो फिफ्थ स्केड्यूल के अंदर क्या एजुकेशन का कोई मेंशन है? फिफ्थ स्केड्यूल, ओके। फिफ्थ स्केड्यूल में मतलब हमारे पास यहाँ पे कौन सी चीज़ों के साथ डील करते हैं? फिफ्थ एंड सिक्स स्केड्यूल जो है वो ट्राइबल रीजन्स के लिए है यार, नॉट फॉर एजुकेशन। फिफ्थ स्केड्यूल इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज रिलेटेड टू ट्राइबल रीजन। इट इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज रिलेटेड टू ट्राइबल रीजन। सिक्स शेड्यूल भी नहीं है। सेवन्थ शेड्यूल जो है यहाँ पे हम डिवीजन ऑफ पावर के साथ डील करते हैं, है ना, दैट इज डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, है ना। तो यहाँ पे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट की बात होती है। तो इसके अंदर हमारे पास जो कंकरेंट लिस्ट है, सेवन्थ शेड्यूल में हमारे पास जो कंकरेंट लिस्ट है, इसके अंदर क्या पाया जाता है हमारे पास? कंकरेंट लिस्ट के अंदर हमारे पास क्या देखने को मिलता है? वीसी एजुकेशन, ठीक है, जो कि जहाँ पे सेंटर एंड स्टेट दोनों नियम बना सकते हैं। सो ये दोनों, है ना, ये बियरिंग है भाई। तो डीपीएसपी जो है एजुकेशन की बात करता है, रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज, इट टॉक्स अबाउट एजुकेशन, जहाँ पे पंचायत के अंदर 29 सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें एजुकेशन आता है, एंड म्यूनसिपालिटीज के अंदर हमारे पास 18 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना। म्यूनसिपालिटीज के अंदर 18 सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास, उसमें भी हमारे पास मेंशन है अबाउट एजुकेशन, जो कि म्यूनसिपैलिटीज के अंदर 18 सब्जेक्ट्स हैं। सो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा C1, 2 एंड 5, दैट इज डीपीएसपी रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडी। 7 शेड्यूल के अंदर हमसे क्या पूछा गया है? यहाँ पे होती है बियरिंग ऑन एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 45 है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। 2013 में क्वेश्चन आया था, हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा रेस्पॉन्सिबल फॉर द फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। गवर्नेंस के लिए सबसे ज्यादा फंडामेंटल क्या है? फंडामेंटल राइट ज्यादा जरूरी है, फंडामेंटल ड्यूटीज ज्यादा जरूरी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ज्यादा जरूरत है, या फिर फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज है? तो जहां पे गवर्नेंस की बात आती है, जहां पे गवर्नेंस की बात आती है, वहां पे हमेशा हमको याद रखना है आर्टिकल 37 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बोलता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर फंडामेंटल फॉर व्हाट? फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, ठीक है। एंड ये हमारे पास किसके अंदर बोला गया है? आर्टिकल 37 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ मेंशन है ये ना। तो डीपीएसपी जो है वो एक वेलफेयर स्टेट बनाने की बात करता है, एंड इट इज ये इकोनॉमिक इक्वालिटी क्रिएट करता है। फंडामेंटल राइट्स जो है पॉलिटिकल इक्वालिटी क्रिएट करता है, पॉलिटिकल जस्टिस या फिर बोले तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इंश्योर करता है, बट डीपीएसपी जो है वो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इंश्योर करता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन, ठीक है। तो हमारे पास पूछा गया है कि जो प्रमोशन ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी है ना, वो किसके अंदर आता है? प्रमोशन ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी जो है वो किसके अंदर आती है? हमसे पूछा गया था 14 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, क्या प्रियम्बल के अंदर बात की जा रही है प्रमोशन ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी की, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर मेंशन बात की जा रही है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड ड्यूटी की, या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर बात की जा रही है, ठीक है। देखो भाई, प्रमोशन ऑफ इंटेलेक्चुअल पीस एंड सिक्योरिटी एक लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को हम 3 प्रकार से डिवाइड करते हैं, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड इंटेलेक्चुअल लिबरल प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो जो हमारे पास प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी है वो लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? इट कम्स अंडर लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, ओके। एंड
ये किसके अंदर आता है? डीपीएसपी के अंदर आता है। ओके, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी भी इसके साथ डील करता है। और ये डीपीएसपी जो है इसको कहाँ से बोरो किया गया है? द डीपीएसपी आर बोरो फ्रॉम आयरलैंड। याद रखना, डीपीएसपी जो है वो आयरलैंड से बोरो किया गया है। एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आर बोरोड फ्रॉम यूएसएसआर। क्वेश्चन नंबर 47 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। 2015 में हमारे पास फिर से क्वेश्चन आया था यार डीपीएसपी के ऊपर, तो गलती मत करना भाई। जो बोल रहा हूँ पीछे वाला क्वेश्चन, यहाँ पे 90% लोग याद रखना गलती करेंगे, बिकॉज जिसने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं बनाया उसने क्या करेगा, मैक्सिमम आदमी क्या गलती करेंगे, यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज पे टिक कर देंगे। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर मेंशन है भाई। याद रखना, एक ब्रॉड कैटेगरी है ब्रॉड कैटेगरी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट पॉलिसीज के अंदर हमारे पास क्या भी आता है, उसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज भी आता है। तो यहाँ पे आपको ज्यादा मोर करेक्ट आंसर देखना है, जो कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन बनाने से ही समझ आएगा कि हाँ फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये हमारे पास आर्टिकल 36 से लेके 51 तक की बात करता है। एंड आर्टिकल 51 इज व्हाट? फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर मेंशन है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, है ना। एक ब्रॉड में हम बात करें तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है। क्वेश्चन 47 देख रहे थे हम, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। 2015 में क्वेश्चन आया था यार, द प्रिंसिपल्स स्पेल आउट ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। ये जो हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इंश्योर करता है ना। मैंने बोला भाई फंडामेंटल राइट्स इंश्योर व्हाट? फंडामेंटल राइट्स इंश्योर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड डीपीएसपी इंश्योर सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी या फिर इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 47 का सेकंड स्टेटमेंट क्या है? द प्रोविजन कंटेन्ड इन दिस प्रिंसिपल्स आर नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। बिल्कुल सही बात है। सपोज करो यहाँ पे हमारे पास आर्टिकल 40 में लिखा है कि हाँ यार हर आदमी को कंपलसरी फ्री एंड एजुकेशन मिलना चाहिए, है ना, कम से कम 6 साल तक। तो उसको नहीं मिल, सपोज करो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2002 से पहले नहीं आया था, तो उस समय कोई आदमी कोर्ट जाके ये बोल सकता था कि भाई देखो डीपीएसपी फुलफिल नहीं हो रहा है, केस करो सरकार के ऊपर। तो ये इट इज नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ऐसा कोई भी कानून के ऊपर इंजाम नहीं लगा सकता, बिकॉज डीपीएसपी आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। बट अगर आपको फंडामेंटल राइट वॉलेट हो रहा है, आपकी मर्जी के बिना किसी ने कैद करके रखा है, तो आप कोर्ट के पास जाके बोल सकते हो कि यार मेरा हेबियस कॉर्पस जो है ना, राइट टू फ्रीडम, हेबियस कॉर्पस के अंदर आप उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हो। आर्टिकल 32 जो कि पार्ट है फंडामेंटल राइट का। So fundamental rights are enforceable in the court of law, but DPSP, that is Directive Principles of State Policy जो है, they are not enforceable in the court of law। तो हमसे करेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है, करेक्ट क्या है यहाँ पे? दोनों करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। 47 के बाद 48 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन क्या है? The ideals of welfare state in Indian Constitution is enshrined in its। ठीक है, तो जो हमारे पास 2015 में क्वेश्चन आया था यार, किसकी बात करनी है अपने को? वेलफेयर स्टेट की बात करनी है। कि जो वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ पे मेंशन है, तो आपको समझ के रखना है। कुछ चीजें, कुछ की पॉइंट्स आपको दिमाग में हमेशा बैठा के रखना है। वेलफेयर स्टेट का दिमाग में आते ही आपके दिमाग में एक और चीज आनी चाहिए, डीपीएसपी। ठीक है, वेलफेयर स्टेट की बात करते ही दिमाग में आना चाहिए डीपीएसपी, बिकॉज हमारे पास 43 देखो हमारे पास कुछ अमेंडमेंट हुए थे। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 की बात करें, जिसको हम बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं यार। ठीक है, तो उससे पहले तो हम बात करते हैं यार डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट हम बात करते हैं वेलफेयर स्टेट की। बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 38 जो है, आर्टिकल 38 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 38 क्लॉज 1 जो है वो ये बताता है कि हमारे पास क्या करना है, प्रमोट करना है वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग, है ना, एक सोशल ऑर्डर बना के रखना है भाई, जिसमें जस्टिस हो। किसके टर्म्स में? सोशल जस्टिस हो, इकोनॉमिक जस्टिस हो, पॉलिटिकल जस्टिस हो, इस फॉर्म में हो। ठीक है, सो ये है हमारे पास वेलफेयर स्टेट, जो कि हमारे पास आर्टिकल 38 बात करता है ना। आर्टिकल 38 जो है वो डीपीएसपी के अंदर आता है, बिकॉज हमको पता होना चाहिए डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, विच प्रिंसिपल्स अमंग द फॉलोइंग एडेड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2000 में 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वक्त हुआ था,
है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, बिकॉज बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले थे। ये क्वेश्चन कब आया था यार, ये क्वेश्चन 2017 में आया था। इनमें से ये पूछ रहा है कि भाई देखो जो प्रोविजंस लिखे हैं इनमें से कौन से प्रोविजंस जो है ना, वो ऐड किए गए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। सो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, ठीक है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है ये किसके अंदर आता है यार, कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किए गए थे। क्या ये स्टेटमेंट सही है गलत है यार। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, बिल्कुल सही बात है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री आर्टिकल 43A के अंदर आता है। आर्टिकल 43A के अंदर आता है जो कि हमको ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से। तो ये सही है भाई। राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस ये ऐड नहीं किया गया था, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट। क्या क्या ऐड किया गया था वो हम देखेंगे। चार यहाँ पे हमारे पास चार फंडामेंटल ड्यूटी, सॉरी 4 डीपीएसपी को ऐड किया गया था। एक तो आर्टिकल 39 है जो कि बात करता है टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, ठीक है। इट टॉक्स अबाउट हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। 39 ऐड किया गया था। और कौन सा आर्टिकल ऐड किया गया था, आर्टिकल 39A जो कि बात करता है इक्वल जस्टिस की, है ना, प्रमोट इक्वल जस्टिस की, बेसिक पॉइंट लिखते हैं, इक्वल जस्टिस की बात करता है। आर्टिकल 43A की बात करते हैं जो कि बात करता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज की। आर्टिकल 43 ये बात किसकी करता है, आर्टिकल 43 ये बात करता है पार्टिसिपेशन ऑफ व्हाट, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, सिक्योरिंग लिविंग वेज एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क टू वर्कर्स। ये हमारे पास ऐड नहीं किया गया था यार। जो फोर्थ आर्टिकल था जो कि ऐड किया गया था, मतलब फोर्थ आर्टिकल जो कि ऐड किया गया था वो था 48A। एंड 48 किसकी बात करता है, 48A जो है ये बात करता है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। ये बात करता है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव व्हाट, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। एक प्रकार से ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करता है। हमारे पास 48A जो कि ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से। तो ये हमसे पूछा गया था भाई कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या ऐड किया गया था। तो हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है और हमको क्या सीखना है यहाँ से, ये सीखना है कि हमको हर चार जो आर्टिकल्स हमको दिखाए थे, चार जो आर्टिकल्स ऐड किए गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, उसको याद रखना है। इसमें कौन कौन से आर्टिकल 39 है, 39A है। 39 जो है वो बात करता है हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन की। आर्टिकल 39A जो है वो इक्वल जस्टिस की बात करता है। 43A जो है वो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर की बात करता है। 48A जो है वो बात करता है हमारे पास किसके बारे में, टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है। क्वेश्चन 50 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशंस अपॉन, ठीक है। तो 2017 में फिर से क्वेश्चन आया था यार कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी होते हैं वो लिमिटेशन होते हैं। लिमिटेशन किसके ऊपर होते हैं यार, लेजिस्लेटिव फंक्शंस के ऊपर लिमिटेशन है, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के ऊपर लिमिटेशन है। क्या ये स्टेटमेंट सही है गलत बात है यार, इसमें से कोई सा भी सही नहीं है। बिकॉज फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो लिमिटेशंस होते हैं यार। सरकार को हमेशा उस तरह के नियम नहीं बना सकते जिसमें किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो। सो फंडामेंटल राइट्स आर लिमिटेशंस अपॉन द लेजिस्लेटिव फंक्शन एंड द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। सो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स के लिए सही होते हैं। बट यहाँ पे डीपीएसपी के बारे में बात किया गया, सो इट इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, कट जाएगा नाइदर 1 नॉट 2। क्वेश्चन 51 है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडल्स ऑफ वेलफेयर स्टेट। भाई ये भी PYQ रिपीटेड है, कौन बोलता है यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट नहीं करता। साफ साफ दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 48 जो है 2015 में जो क्वेश्चन आया था, और क्वेश्चन नंबर 51 जो है ना 2015 में ये क्वेश्चन आया था, 2020 में जो क्वेश्चन आया था वही है वेलफेयर स्टेट की बात कर रही है। यहाँ पे वेलफेयर स्टेट का बात कौन करता है हमारे पास, आर्टिकल नंबर 30। कौन सा आर्टिकल वेलफेयर स्टेट के बारे में बात करता है भाई, तो जिंदगी में नहीं भूलना है। आर्टिकल 38 टॉक्स अबाउट वेलफेयर स्टेट, ठीक है ना। वेलफेयर स्टेट के बारे में आर्टिकल 38 बात करता है। कौन सा आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 38 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट व्हाट, इट टॉक्स अबाउट वेलफेयर स्टेट, ठीक है। ये रिपीटेड है ना। और वेलफेयर स्टेट कैसे बनाएंगे यार, हमको जस्टिस इंश्योर करना है। जस्टिस इन टर्म्स ऑफ व्हाट, सोशल एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। जस्टिस किस रेफरेंस में बात करना है, जस्टिस ऑफ, तो जस्टिस इंश्योर करता है सोशल टर्म्स में एंड
इकोनॉमिक टर्म्स में। इसीलिए हमारे पास जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसको हम बोलते हैं कि दे डिक्लेयर व्हाट आइडियल्स ऑफ वेलफेयर स्टेट। तो 2015 में यही क्वेश्चन आया, 2020 के अंदर भी यही क्वेश्चन आया था यार। सो इसका आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डिक्लेयर्स द आइडियल्स ऑफ वेलफेयर स्टेट। Question number 52 है with reference to the provision contained in the part 4 of the Constitution of India which of the following statement is are correct। तो पार्ट 4 किसके बारे में बात करता है यार? पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो ये हमने बोलते हैं दैट आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ कंट्री। करेक्ट हमसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन 2020 के अंदर आया था। हमसे क्या पूछा गया है भाई? विद रेफरेंस टू द प्रोविजन कंटेन्ड इन द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इनमें से हमसे करेक्ट पूछा गया है। दे शैल बी एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। ये भी तो रिपीटेड ही है, समझ लो यार एक प्रकार से, है ना। बिकॉज हमको ये समझ लेना है कि देखो 2020 में क्वेश्चन आया था, 2015 में क्वेश्चन आया था कि हमसे पूछा था कि भाई देखो जो प्रोविजन है डीपीएसपी के अंदर वे आर नॉट एनफोर्सेबल। बिल्कुल सही है, उसी को दूसरे तरीके से हमसे पूछा गया है कि डीपीएसपी के जो प्रोविजन है, क्या डीपीएसपी के जो प्रोविजंस दे आर एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ? नो, दे आर नॉट एनफोर्सेबल। आपको सपोज करो कि आपको जो है इक्वल राइट टू एजुकेशन जो एक्ट आया था उससे पहले आपको एजुकेशन नहीं मिल रहा था, फ्री एजुकेशन किसी भी 6 साल के बच्चे को नहीं मिल रहा था। क्या कोई आदमी जाके कोर्ट में बोल सकते देखो यार मेरे को एजुकेशन नहीं मिल रहा है, क्या मेरा फंडामेंटल राइट सॉरी डीपीएसपी डायरेक्ट सरकार के ऊपर केस कर सकता है? वो नहीं कर सकता, बिकॉज दे आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सो ये बोल रहा है एनफोर्सेबल, तो गलत बोल रहा है यार। दे शैल नॉट बी एनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट, बिल्कुल सही बात है। द प्रिंसिपल लेड डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉज बाय द स्टेट, बिल्कुल सही बात है। ये एक प्रकार से गाइडिंग लाइट की फॉर्म में काम करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की। हाँ, सरकार को नियम बनाना है, किस प्रकार से बनाना है? जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो प्रोविजंस है उस हिसाब से बनाना है। तो ये भी सही है ना। सो हमसे करेक्ट पूछा गया यार, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट हो जाएगा बी, 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 53 है इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज एंजॉइंड बाय। ठीक है, एंजॉइंड बाय 2020 में क्वेश्चन आया था। जो सेपरेशन है भाई जुडिशियरी का फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज एंजॉइंड बाय, तो ये हमारे पास आर्टिकल 50 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना, आर्टिकल 50 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या बोलता है कि जुडिशियरी को अलग रखना है भाई एग्जीक्यूटिव से। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट। देखो बेसिक सा क्वेश्चन है, हमको देखो यूपीएससी हमको आर्टिकल नहीं पूछती कि यार इस आर्टिकल में क्या बताया गया, लेकिन हमको ये समझ आना चाहिए कि हाँ यार 36 से लेकर 51 तक की डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछ रही है, तो आर्टिकल के साथ साथ हमको याद होना चाहिए उसको क्या लिखा हुआ है। तो हाँ बिल्कुल सही, आर्टिकल 50 जो है वो बात करता है सेपरेशन ऑफ व्हाट? सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। और वो किसका पार्ट है? आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 इज द पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 54 है इन इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विस टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सिटीजन। नालसा की बात करनी है या फिर लीगल सर्विस अथॉरिटीज की बात करनी है जो कि फ्री लीगल सर्विस देते हैं गरीब लोगों को। और गरीब लोगों में क्या क्या आता है? 2020 में क्वेश्चन आया था यार, है ना। लोग ब्लंडर करते हैं इसमें, बट एक आसान सा क्वेश्चन है। विथ अ पर्सन विथ एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1 लाख रुपीज, बिल्कुल सही बात है। जिसकी आमदनी सालाना 1 लाख से कम हो उसको यहाँ पे फ्री लीगल एड दिया जाता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल सही है, अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ट्रांसजेंडर विथ एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 2 लाख, कोई भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का मेंबर है जिसका एनुअल इनकम 2 लाख से कम है उसको भी फ्री लीगल एड मिलता है, बिल्कुल सही बात है। मेंबर ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस विथ एनुअल इनकम लेस देन 3 लाख, बिल्कुल सही बात है। ऐसा लगेगा लोगों, बट इट इज इनकरेक्ट यार, बिकॉज यहाँ पे कोई भी मेंशन नहीं है ओबीसी के बारे में, है ना। कोई भी मेंशन यहाँ पे नहीं है लीगल सर्विस अथॉरिटी में कि ओबीसी को फ्री लीगल एड मिलेगा, है ना। एंड ऑल सिटीजन है भाई, अमिताभ बच्चन के पास इतना पैसा, उसको कैसे मिलेगा फ्री लीगल एड? ठीक है, सो फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा ए, 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन है 55 है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स। ठीक है, तो 2021 के अंदर क्वेश्चन आया था भाई कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है वो वायलेट करता है, किसको वायलेट करता है ये हमसे पूछा गया है। देखो हमारे पास जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो जस्टिस की बात करते हैं, वो जस्टिस की बात करते हैं, मतलब है ना। 38 जो है वेलफेयर स्टेट्स की बात करता है, बट 39 जो है आर्टिकल 39 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो बोलता है कि हमको सरकार को इस तरह से नियम लेने हैं, इस तरह से नियम बनाने हैं जो कि
है ना, अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, है ना, कुछ लोगों के हाथों में पैसे को जमा होने से रोके, सो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकना है, ऐसा किसने लिखा है, आर्टिकल 39 ने लिखा है। और आर्टिकल 36 से 51 किसका पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है। सो अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो हर साल क्वेश्चन बेसिक आ रहे हैं, लेकिन जिसको समझ नहीं आया क्वेश्चन यूपीएससी पूछ कैसे रही है उसको तो हवा भी नहीं लगेगा और ये क्वेश्चन आसानी से गलत हो जाएगा, बिकॉज ये सही नहीं होगा, गलत होगा, है ना, क्योंकि सारी चीजें एक जैसे लग रही है यहाँ पे चीजों को, लेकिन आपको समझना है कि यार कौन सा क्वेश्चन कैसे आ रहा है और किस प्रकार से क्यों पूछा जा रहा है। हर चीज का एक ट्रेंड है यहाँ पे, कुछ भी है ना हैफाजार्ड मैनर में नहीं पूछा जा रहा है। दिस इज अबाउट दी 13 क्वेश्चन जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में अभी तक आ चुके हैं 2011 से लेकर 2022 तक।